गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। महिंद्रा कोचिंग के अयोध्या ब्रांच में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको हिंदी का दूसरा क्लास पढ़ाने चल रहे हैं। फर्स्ट लेक्चर में आपको बताए थे स्वर के बारे में। अभी आप वर्णमाला के बारे में पढ़ रहे हैं। वर्णमाला के बारे में हमने पहला क्लास लिया था, इसके पहले वाले टॉपिक पे। इधर स्वर के बारे में आपको पढ़ाया जा चुका है। आज हम आपको व्यंजन वर्ण के बारे में परिचय कराएंगे। ठीक है, वर्णमाला से आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। तो स्वर के बारे में पूर्णतः डिटेल रूप से आपको पढ़ाया जा चुका है। जो लोग इसका वीडियो नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, आप लोग इसको जाकर देख सकते हैं। और आज इस टॉपिक पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। व्यंजन, व्यंजन होता क्या है पहले हमें यह जानना है। ठीक है, क्योंकि स्वर और व्यंजन के मेल से ही हमारी वर्णमाला बनती है। ठीक है, हमने उस दिन बताया था आपको इस टॉपिक पे कि हमारे हिंदी वर्णमाला में 33 स्वर हैं और 11 स्वर हैं और 33 व्यंजन हैं। ठीक है, टोटल 44 संख्या हो जाती है हमारे पास। ठीक है, तो अब ये 33 व्यंजन हैं कौन से, हमें इसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो व्यंजन की परिभाषा क्या होती है? सामान्यतः स्वर की सहायता से उच्चारित होने वाली ध्वनियां व्यंजन कहलाती हैं। या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि ऐसी ध्वनियां जिनको हम बिना अवरोध के बाहर नहीं निकाल सकते हैं, व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। इनको अपना अर्थ पूर्ण करने के लिए किसी स्वर की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब व्यंजन वर्ण हमारे पास 33 होते हैं। हमने पहले भी आपको बताया है। इन्हें मुख्यतः 3 श्रेणी में विभाजित किया गया है। ठीक है, पहला कौन सा है? स्पर्श व्यंजन। पहला कौन सा है? स्पर्श व्यंजन। दूसरा अंतःस्थ व्यंजन और तीसरा ऊष्म व्यंजन। एक एक को हम समझते हैं। देखिए, स्पर्श व्यंजन क्या है? स्पर्श व्यंजन ऐसा वर्ण जिसको जो है उच्चारण करने के लिए हमारी जीवा कहीं ना कहीं हमारे मुख में क्या करती है? स्पर्श करती है। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या कितना है? 25 है। आज का से लेके मां तक जितने भी वर्ण हैं, ठीक है, ये स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत पढ़े जाते हैं। इन्हें 5 वर्गों में बांटा गया है। पहला का वर्ग। का वर्ग में क्या क्या आता है? का, खा, गा, घा, इंग्या। का वर्ग में क्या क्या आता है? का, खा, गा, घा, इंग्या। का, खा, गा, घा, इंग्या। ऐसे ही चा वर्ग। चा वर्ग में चा, छा, जा, झा, इया। टा वर्ग टा, ठा, डा, ढा, डा। ता वर्ग ता, था, दा, धा, ना। और पा वर्ग पा, फा, बा, भा, मा। ये टोटल 5-5 करके ये 5 वर्ण में बटा हुआ है, जिससे हमारी ये संख्या क्या हो जाती है? 25 हो जाती है। ठीक है, ये हमारे क्या कहलाते हैं? स्पर्श व्यंजन। दूसरा आता है क्या? अंतःस्थ व्यंजन। एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन से बने हुए हैं। यहाँ पूछ लेता है अंतःस्थ व्यंजन कौन से हैं। तो अंतःस्थ व्यंजन, जो अंतःस्थ व्यंजन की संख्या केवल 4 हैं, और वो हमारे क्या? या, रा, ला और वा। ये 4 वर्ण ऐसे हैं जो हमारे अंतःस्थ व्यंजन कहलाते हैं। नेक्स्ट आया ऊष्म व्यंजन। तीसरा प्रकार आया ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत हम पढ़ते हैं सा, सा, सा और हा। ठीक है, इनकी भी संख्या 4 है। इसको हम संघर्षी भी कहते हैं, अर्थात जिसके उच्चारण में वायु क्या करे, मतलब गर्म वायु मुंह से बाहर आए, अर्थात संघर्ष करते हुए हवा बाहर निकले,
उसको हम कहते हैं ऊष्म व्यंजन। ठीक है, इसकी भी संख्या 4 हमने बताया। इसमें बड़ा सा और हा आता है। इसके अलावा कुछ और भी व्यंजन के प्रकार हैं, मुख्यतः तो ये 3 हैं, लेकिन इनके बारे में भी हमें पढ़ लेना है यहीं पे। जैसे आया संयुक्त व्यंजन। ठीक है, संयुक्त व्यंजन क्या होता है? छ, त्र, ज्ञ और स्र। छ, त्र, ज्ञ और स्र, ये 4 जो है हमारे संयुक्त व्यंजन है। प्रीवियस टॉपिक में हमने आपको जब 52 वर्ड पूरा किया था तो उसमें बताया था कि 11 हमारे स्वर हैं, 33 व्यंजन हैं। ठीक है, 2 द्विगुण आते हैं। द्विगुण कहाँ पे आते हैं? इसी में टा, ठा, डा, ढा, डा के अलावा 2 द्विगुण हमारे आ जाते हैं, एक ये ड़ा और एक ड़ा, 2 हमारे द्विगुण आते हैं। ठीक है, ये भी जो है व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, द्विगुण व्यंजन इसको कहा जाता है। इसके बाद ये 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं और 2 अयोगवा, इतना मिला के हमारे 52 वर्ड पूरे होते हैं। तो संयुक्त व्यंजन छत्र, ज्ञ और स्र, इनका निर्माण कैसे होता है नीचे लिखा गया है, थोड़ा सा देख लीजिए आप लोग। का आधा का है, जा में बहुत क्वेश्चन आता है और ये हलंत नहीं दिया रहता है। आप लोग उससे विशेष केयर करेंगे कि अगर हलंत नहीं लगा है तो विकल्प आपका गलत है, आपको जिसमें हलंत लगा है वही विकल्प चूज करना है। तो आधा का और आधा सा मिला के क्या बनेगा? छ। एक क्वेश्चन और बनता है एग्जाम में कि का के बाद कौन सा वर्ड आता है। ठीक है, तो आपको हमेशा क्वेश्चन से विकल्प से छा को सिलेक्ट करना है, क्योंकि का के बाद आपका क्या आता है? छा आता है। ठीक है, ऐसे ही आधा जा और या मिलके आपका क्या बनता है? ज्ञा, ज्ञानी वाला ज्ञा। ठीक है, नेक्स्ट आधा ता और रा मिलके आपका क्या बनता है? त्रा। और आधा सा, बड़ा वाला सा है, आप ध्यान दीजिएगा इस चीज को। आधा सा और रा ये दोनों मिलके आपके क्या बनते हैं? स्रा बनते हैं। ठीक है, तो ये संयुक्त व्यंजन और इसका निर्माण कैसे होता है, किन शब्दों से बना है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप लोग इस पॉइंट पे भी विशेष रूप से ध्यान दीजिए। ठीक है, कि आधा सा का और सा मिलके छा, आधा जा और या मिलके ज्ञा, आधा ता और रा मिलके त्रा, आधा सा और रा मिलके आपका स्रा बन जाता है। इसके अलावा 2 आगत व्यंजन भी हिंदी भाषा में हम सम्मिलित किया गया है, ये ज और फा है, तो ये विदेशी शब्द। ठीक है, लेकिन इसको भी हिंदी भाषा में शामिल किया गया है। ठीक है, इसके अलावा हमने स्वर में ही आपको बताया था कि या और वा ये 2 हमारे अर्ध स्वर के अंतर्गत पढ़े जाते हैं। या और वा इनको हम अर्ध स्वर के अंतर्गत पढ़ते हैं। ठीक है, इसके अलावा बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी एग्जाम में बनता है कि लुंठित या प्रकंपित व्यंजन किसको कहते हैं। तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा कि लुंठित या प्रकंपित व्यंजन रा कहलाता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे वायु क्या होती है, मतलब फोर्स से बाहर निकाल पड़ती है। ठीक है, जो हमारी मुड़ जाती है रा बोलने के लिए। ठीक है, इसलिए इसको जो है लुंठित या प्रकंपित व्यंजन कहते हैं। अगला है पार्श्विक वर्ड। तो पार्श्विक व्यंजन हमारा कौन सा कहलाता है? ला कहलाता है। ठीक है, और नासिक व्यंजन, इसके बाद हमारा क्या है? नासिक व्यंजन। नासिक व्यंजन हमारी हिंदी वर्णमाला की जो पंचम अक्षर है, पंचम अक्षर है अंतिम में, चाहे का वर्ग हो, चाहे चा वर्ग हो, चाहे ता वर्ग, चाहे टा वर्ग या पा वर्ग, इसके जितने भी पंचम अक्षर हैं ये हमारे क्या कहलाते हैं? नासिक व्यंजन कहलाते हैं। नासिक व्यंजन का मतलब होता है जब वायु हमारे मुंह और नाक दोनों से बाहर आती है। ऐसे वर्ड का उच्चारण जो हम नाक की सहायता से करते हैं, केवल मुंह से नहीं कर सकते, वो हमारे क्या कहलाते हैं? नासिक व्यंजन कहलाते हैं। और ये पंचम अक्षर होते हैं, यानी कि इनकी संख्या कितना है? 5 है। आपको इसको भी याद रखना है। इंग्या, इया, ड़ा, ना और मा, ये हमारे 5 क्या हैं? नासिक व्यंजन है।
एक और कभी कभी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है कि स्वरतंत्री व्यंजन कौन सा है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा, ये हा आपका क्या है, स्वरतंत्री व्यंजन कहलाता है। ठीक है, कुछ और भी प्रकार हैं। ठीक है, जैसे व्यंजन ध्वनियों का वर्गीकरण जब किया जाता है, तो व्यंजन ध्वनियों का वर्गीकरण मुख्यतः दो रूप में किया गया है, दो भागों में इसको डिवाइड किया गया है, वर्गीकृत किया गया है। पहला तो उच्चारण के आधार पर है और दूसरा प्रयत्न के आधार पर है। दो भागों में आपको वर्गीकृत किया गया है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, उच्चारण के आधार पर और प्रयत्न के आधार पर। तो पहला भाग हम पढ़ने चाह रहे हैं उच्चारण के आधार पर। उच्चारण के आधार पर यानी कि हमारे किस किस अंग से कौन कौन सा वर्ड उच्चरित होता है, इसके आधार पर हम उसको कैटेगराइज किए गए हैं, उसको बांटा गया है, उसको वर्गीकृत किया गया है विद्वानों के द्वारा। ठीक है, तो सबसे पहला आता है कंठ। सबसे पहला क्या आता है, कंठ। आप लोग एग्जाम में बोल के देखेंगे, हमने स्वर को पढ़ाते समय भी आपको बताया था, यहाँ भी आपको थोड़ा सा रिवीजन कराते चल रहे हैं स्वर का। ठीक है, आप लोग बोल के देखिए, हमारे जो का वर्ग है, का, खा, गा, घा, इंग्या, आप लोग बोलिए, आपको लगेगा, आप कंठ पे हाथ रखिए और बोलिए का, खा, गा, घा, इंग्या। आप कंठ पे हाथ रखेंगे, आपको महसूस होगा कि हमारे कंठ से आवाज आ रही है। ठीक है, तो ये का वर्ग जो है हमारा, ये किससे निकलता है, कंठ से। ठीक है, इसके अलावा हा और विसर्ग, इसको हमने स्वर के क्लास में पढ़ाया था आपको, विसर्ग और आ ये भी हमारे किसके अंतर्गत आते हैं, कंठ ध्वनि के अंतर्गत आते हैं, यानी इसका उच्चारण हम अपने कंठ के द्वारा करते हैं। सेकंड आया तालव्य वर्ण। ठीक है, तालव्य, कंठ के बाद हमारा तालु आता है। ठीक है, जैसे जैसे हमारे शरीर की संरचना है वैसे ही हमारा इसका भी स्ट्रक्चर बना हुआ है। ठीक है, तो तालु, तालु से हम क्या क्या पढ़ते हैं, चा वर्ग, चा, छा, जा, झा, इया। ठीक है, इसके अलावा या और सा, बड़ा सा, इसको हम लोग तालव्य सा पढ़ते हैं। हम लोग अक्सर जो है प्राइमरी क्लास में या छोटे क्लास में रहते हैं जिसको पढ़ा जाता है तालव्य सा, लेकिन उस समय हो सकता है नहीं केयर करते हैं कि तालव्य का मतलब क्या हुआ। ये यही उच्चारण का, जहां से हम इसको उच्चरित करते हैं, अर्थात तालु से। तो या और सा, इसके अलावा दो स्वर है ई और ई, ये भी हमारे तालु के द्वारा बोली जाती है, तालव्य के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट आया टा वर्ग। टा मीन्स मूर्धा, टावर किसके अंतर्गत होता है, मूर्धा, मूर्धन में। ठीक है, कंठ, तालु, अब मूर्धा। मूर्धा का मतलब क्या हुआ, जहां पे जीवा क्या हो रही हो, मुड़ रही हो। ठीक है, जिसका उच्चारण करने के लिए, जैसे टा, ठा, डा, ढा, ड़ा। आप देखिए, आप लोग खुद बोल के ट्राई कीजिएगा, आपकी जीभ क्या हो रही है, पीछे को मुड़ रही है। ठीक है, इसका उच्चारण करते समय जीवा क्या हो रही है, मुड़ रही है, अर्थात ये मूर्धा वर्ण है। इसमें जो है स्वर में री आता है और दो वर्ण और भी है, रा और सा, ये भी मूर्धा के अंतर्गत पढ़े जाते हैं। नेक्स्ट आया ता वर्ग। ता मतलब क्या हुआ, दंत। ठीक है, ता वर्ग के जितने भी शब्द हैं आप लोग बोल के देखिए, ये जीवा कहीं ना कहीं जाके जीव जो है दांत में क्या हो रही है, स्पर्श हो रही है। बोलिए आप, ता, था, दा, धा, ना, जीवा अपने आप जाके कहा हो रही, जीव जो है दांत में क्या हो रही, टच हो रही है। ठीक है, एग्जाम में आपको ना भी याद है, आप याद ना कीजिए, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, आप बोल के चेक कर लीजिए। ठीक है, आपको लर्न करने की जरूरत नहीं रहेगी, आप लोग खुद बोल के ट्राई कीजिए। ता, था, दा, धा, ना, सब में जो है जीभ हमारी जाके दांत को क्या कर रही है, स्पर्श कर रही है, अर्थात ये कौन सा वर्ड कहलाएंगे, दंत, दंत व्यंजन कहलाएंगे। इसमें ला, सा, दो वर्ड एक्स्ट्रा आते हैं और स्वर के अंतर्गत ली आता है। इसका यूज अभी मॉडर्न हिंदी में कम हो गया है, संस्कृत में ज्यादा होता है, पहले चलता था, अभी कम हो गया है। ठीक है, लेकिन आता है इसके अंतर्गत। अगला आया आपका पा वर्ग।
हमने बताया ओष्ठ, लास्ट क्या है आपका ओष्ठ। ऐसा वर्ड जिसको बोलने पर हमारे ओंठ क्या हो रहे हैं, बिना ओंठ की सहायता से हम नहीं बोल सकते। दोनों होंठ आपस में क्या करेंगे, टच करेंगे, तभी इस वर्ड को बोल सकते हैं। अगर टच नहीं कर रहे हैं तो इस शब्द को हम बोल नहीं सकते हैं, हमारे ओष्ठ वर्ड कहलाते हैं। इसके अंतर्गत पावर के सारे अक्षर आते हैं, पा, फा, बा, भा, मा। आप लोग बोल के देखें, पा, दोनों होंठ टच हो रहे हैं, पा, फा, बा, भा, मा। या इसमें जो जैसे डॉक्टर आप बोलते हो जो है ये, या अर्ध विसर्ग इसको बोला जाता है हिंदी में, ठीक है। इसके अलावा स्वर में उ और उ, ये भी आपके ओष्ठ वर्ड के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। इसको आपको फिर से एक बार रिवाइज कर लेना है। पहला का वर्ग कंठ, चा वर्ग आपका तालु, ता वर्ग मूर्धा, ता वर्ग दंत और पा वर्ग ओष्ठ, ठीक है। इसके अलावा कुछ और भी हैं जिसको हमने स्वर में पढ़ाया था, यहाँ पे टॉपिक लिए हैं इसलिए थोड़ा सा रिवाइज करा दे रहे हैं। आप लोग इसको स्वर के अंतर्गत एक बार पढ़ चुके हैं, जैसे कंठ तालु, ऐसे स्वर है जो कंठ और तालु दोनों के साथ बोले जाते हैं। हमने इसका डिटेल बताया था, आ प्लस ई मिलके ए की मात्रा बनती है, ठीक है। तो ए ए ये किसे बोलते हैं, इसको कंठ और तालु दोनों की सहायता से बोला जाता है, ठीक है। ऐसे ही कंठ ओष्ठ का मतलब कंठ और होठ दोनों की सहायता से हम जो बोलते हैं वो क्या कहलाता है, कंठोष्ठ कहलाता है, ओ और औ। और दंतोष्ठ, दांत और ओष्ठ की सहायता से हम क्या बोलते हैं, वा बोलते हैं, इसलिए इसको हम दंतोष्ठ कहते हैं। एग्जाम में आता है कभी कभी क्वेश्चन, दंतोष्ठ वर्ण कौन सा है, तो आप लोग वा लगाएंगे, ठीक है। इसके अलावा काकन्य वर्ण, ये भी एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो काकन्य वर्ण के अंतर्गत दो शब्द आते हैं आपके, हा और आहा, ठीक है। जब पेपर ज्यादा टफ बनाते हैं तब इन सब क्वेश्चन को एग्जामिनर देते हैं, तो आपको याद रखना है, नॉलेज में रखना है आपने, ठीक है। इसके अलावा वर्तस्य वर्ड, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। वर्तस्य के अंतर्गत आपका ना, ला और सा आता है। वर्तस्य होता है दांतों की मूल, ऐसे शब्द जो दांतों की मूल की सहायता से बोले जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, वर्तस्य वर्ण कहते हैं। इसके अंतर्गत तीन वर्ण हैं आपके, ना, ला और सा। फिर जिह्वा मूलक वर्ण आता है, इसके अंतर्गत का और खा, क ख, ये दो वर्ण आपके जिह्वा मूलक वर्ण कहलाते हैं। और नासिक के बारे में आपको पहले ही बताया जा चुका है कि हमारी जो पंचम अक्षर होते हैं, ठीक है, इंग्या, आ, रा, ना और मा, ये हमारे नासिक वर्ण हैं। प्रयत्न के आधार पर दूसरा टाइप है हमारा प्रयत्न के आधार पर। प्रयत्न के आधार पर भी तीन प्रकार से बांटा गया है। पहला है कंपन के आधार पर, दूसरा श्वास वायु के आधार पर और तीसरा उच्चारण के आधार पर। चलिए अब कंपन के आधार पर जानिए। कंपन के आधार, कंपन मतलब जब हमारी स्वर तंत्रियों में क्या हो जाए, कंपन यानी कि उसमें जो है क्या हो, गूंज प्रकट होने लगे। इसको दो प्रकार से बांटा गया है, एक घोष वर्ण और दूसरा अघोष वर्ण। घोष वर्ण किसको कहते हैं, जब किसी वर्ण का उच्चारण करते समय हमारे जो मुख के अंदर नाद है, गूंज है, वो अधिक होने लगे, अपेक्षाकृत अधिक होने लगे, तो उसको हम क्या कहते हैं, घोष वर्ण कहते हैं। या कभी कभी इसको सघोष भी लिख के आता है, सघोष और अघोष, ठीक है। तो सघोष और घोष एक ही है, ठीक है। इसके अंतर्गत जो हमारे ये वर्ण हैं इनके 3 4 5 मतलब क्या हुआ, गा, घा, इंग्या, गा, घा, इंग्या, जा, झा, इया, डा, ढा, डा, दा, धा, ना, ठीक है, बा, भा, मा। ये अंतिम के 3 वर्ण जो हैं ये किसके अंतर्गत आते हैं, घोष वर्ण के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा हमारा जो
या रा ला वा, अंतस्थ व्यंजन था या रा ला वा, इसमें हा भी एक शब्द बढ़ गया, एक अक्षर बढ़ गया है हा। इसके अलावा जितने स्वर हैं आ से लेकर ओ तक, अन आ नहीं, अन आ तो हमारे अयोगा है, आ से ओ तक, ठीक है, यानी 11 जो स्वर हैं, 5 ये, ठीक है, और 15 ये, टोटल हमारे कितना हो जाएंगे 31, ठीक है। कभी कभी संख्या भी पूछ लिया जाता है कि हिंदी वर्णमाला में कितने घोषवर्ण होते हैं, तो हमें उसको बताना होगा कि हमें 31 याद रखना है, ठीक है। कहाँ से आता है इसको याद रखिए कि प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण। इसके अलावा या रा ला वा और हा, ये जो हमारे अंतस्थ व्यंजन होते हैं वो, और उसमें से भी हमारा एक वर्ड अरे हा यहाँ पे आ जाता है। इसके अलावा सभी स्वर इतना मिला के हमारे क्या बनते हैं घोषवर्ण। घोषवर्ण कहते किसको है, हमने बताया जिसके उच्चारण करने में गूंज अधिक होती है, जैसे का खा गा घा इंग्या। आप बोल के देखेंगे तो आपको लगेगा कि गा घा इंग्या पे आपकी आवाज क्या हो रही है, बढ़ जा रही है, साउंड आपकी बढ़ जा रही है, ठीक है। दूसरा है आपका क्या अघोष वर्ण, जहां पे नाद का कम हो जाए, अधिक हो जाए तो घोष है और कम हो जाए तो अघोष है। इसमें तीसरा, चौथा, पांचवा था, तो ये जो बचा हमारा पहला, दूसरा, ये क्या कहलाएगा अघोष। पहला दूसरा क्या कहलाएगा अघोष। एक फार्मूला याद कर लीजिए 12345, एक फार्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा 12345, ठीक है, 12345। अब ये 12 किस में आ जाएगा अघोष में, और 345 किस में आ जाएगा घोष में, ठीक है, 12345। इसको चाहे आप ऊपर लिख सकते हो अघोष और फिर नीचे घोष लिखिए, आपको याद करने में आसान हो जाएगा। यानी कि ये 12 है और ये 345, ठीक है, 12345 आपको याद रखना है फार्मूला के रूप में, ठीक है। तो 12 वाले में संख्या कितना है टोटल 13, 12 वाले की संख्या टोटल कितना है 13, अर्थात पहला, दूसरा वर्ण और उष्म सा सा सा, उष्म व्यंजन आपको बताया गया था सा 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 और हा, लेकिन हा यहां से हटके दूसरे में चला गया है, घोष में चला गया, इसलिए यहाँ पे 3 ये बचे हुए हैं, ठीक है। तो 2-2 करके ये 5 दूनी 10 यहां से हो गए और 3 ये, तो अर्थात 13 वर्ण आपके इसमें आ गए। समझ आया। संख्या आपको याद करना है कि हमारे पास अघोष वर्ण कितने हैं 13 है, 13 है, और घोष कितना है 31 है, 31 है। कैसे आ रहे हैं, प्रत्येक वर्ण का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण प्लस अंतस्थ व्यंजन यारा, लावा और हा, इसके अलावा 11 स्वर हमारे जो हैं, ये टोटल मिला के 31 हमारे क्या बन गए घोष वर्ण बन गए। और पहला, दूसरा वर्ण प्रत्येक वर्ग का और सा सा सा, ये इतना मिला के हमारा क्या बन गया 13 अघोष वर्ण बन गया। सबको समझ में आ गया, याद रहेगा। ये फॉर्मूला सबको याद रखना है 12345। 12 क्या है अघोष, ठीक है, और ये क्या है घोष। पहले आ आता है इसलिए पहले एक आता है, एक वाला आ मान लो, एक से क्या मान लो आ, तो याद करने में आसान हो जाएगा कि अघोष 12345 आपको याद रखना है। तो अघोष पहले रहेगा और घोष बाद में रहेगा, यानी पहला, दूसरा अघोष, तीसरा, चौथा, पांचवा घोष, ठीक है। प्लस इतना आपको लर्न करना पड़ेगा यारा लावा, क्योंकि उसकी संख्या ज्यादा है 31 है, तो अर्थात जो ज्यादा वाला है वो 31 में चला जाएगा और ये जो कम वाला है 7 ये पहले में चला आएगा, ठीक है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको। दूसरा आता है श्वास वायु के आधार पर, श्वास वायु के आधार पर, अर्थात बोलते समय हमें ये देखना है कि हमारी सांस कहाँ पे ज्यादा निकल रही है और कहाँ पे कम निकल रही है। बोलते समय हमें फील करना होगा। तो जब उच्चारण करते समय सांस वायु अधिक बाहर निकले तो महाप्राण है, और कम बाहर निकले तो अल्पप्राण है। हमने परिभाषा लिखाई है कि उच्चारण के समय सांस वायु का कम बाहर निकलना क्या कहलाता है, अल्पप्राण कहलाता है।
और उच्चारण करते समय श्वास वायु का अधिक मात्रा में बाहर निकलना क्या कहलाता है? महाप्राण कहलाता है। ठीक है, तो अगर श्वास वायु कम बाहर निकल रही है तो उसके अंतर्गत हम 3 वर्ड को पढ़ेंगे, 1 3 5, यानी एक एक का अंतर करके पढ़ेंगे। यानी इसको लेंगे, इसको लेंगे, फिर इसको लेंगे, और ये हमारा क्या कहलाएगा? अल्पप्राण। ठीक है, ऊपर से एक एक गैप करके पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे का, अब बोल के देखें, का खा, का में देखो कम हवा निकली और खा में क्या हो रहा है? ज्यादा निकल रही है। गा देर बोल रहे, फिर घा सॉरी, तो का खा, गा घा। आप देख रहे हो ना, गा में धीरे से हवा निकल रही है और घा में तेजी से निकल रही है। तो जब धीरे से निकल रही है तो अल्प प्राण है, और तेजी से निकल रही है तो महाप्राण है। आप एग्जाम में बोल के, खुद बोल के चेक करना है, लर्न नहीं करना है। आप बोलिए चा, छा, चा में आप धीरे से बोले अर्थात अल्प प्राण हो गया। छा जोर से बोले तो क्या हुआ? महाप्राण हो गया। जा धीरे से बोल रहे हो, झा, फिर तेज से बोले, फिर महाप्राण हो गया। इया फिर धीरे से बोल रहे हो। ऐसे टा, ठा, तो टा क्या हुआ? अल्प प्राण, और ठा क्या हो गया? महाप्राण। डा, डा धीरे से बोल रहे हो, ढा, फिर तेज बोल रहे हो। ठीक है, तो जब धीरे से बोलोगे तो अल्प प्राण, और जोर से बोलोगे तो महाप्राण। आई थिंक अब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एग्जाम में आपको केवल इतना याद रखना है, आप बोल के देखोगे, इसको कुछ नहीं याद करना है। आप बोलोगे, आपको पता है कि जिसको बोलते समय आपकी सांस ज्यादा तेज बाहर निकलेगी वो आपका महाप्राण है, जिसमें कम निकलेगी वो क्या है? अल्प प्राण है। ठीक है, बोल के देखोगे, का खा, तुरंत आपको पता चल जाएगा। काम धीरे बोल रहे, खा जोर से बोल रहे हैं। नहीं, दूसरा वर्ड आपका क्या हुआ? महाप्राण हो गया। पहला आपका क्या हुआ? अल्प प्राण हो गया। एक एक का गायब करके चलेगा, यानी पहला, तीसरा, पांचवा आपका अल्प प्राण होगा, और दूसरा, चौथा आपका महाप्राण होगा। इसके अलावा आपका या अलावा भी अल्प प्राण के अंतर्गत आएगा। ठीक है, अंतःस्था व्यंजन आपका अल्प प्राण में आएगा, और ऊष्म संघर्षी व्यंजन आपका किसमें आएगा? महाप्राण में आएगा। ठीक है, इसके अलावा 2 आपके उच्छिष्ट व्यंजन होते हैं। क्या होते हैं? उच्छिष्ट व्यंजन। ड़ा और ड़ा, इसको द्विगुण भी कहते हैं। हमने स्वर वाले टॉपिक में पढ़ा था, फिर से आप जान लीजिए। ये उच्छिष्ट व्यंजन है, इसको द्विगुण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विगुण, द्विगुण व्यंजन। ठीक है, ड़ा और ड़ा। ठीक है, ये भी आपके स्वर के ही व्यंजन के ही अंतर्गत आते हैं। 2 आपके द्विगुण है, उच्छिष्ट व्यंजन है। ठीक है, तो इसी के साथ आपका व्यंजन का टॉपिक कंप्लीट होता है। आपको वर्णमाला पूरा पढ़ा दिया गया 2 टॉपिक में। पहले में आपको स्वर बताया गया और दूसरे में व्यंजन बताया गया। ठीक है, दोनों टॉपिक आप लोग अच्छे से पढ़िए। कोई कंफ्यूजन है तो उसको कमेंट करके पूछिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।